फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पॉलिटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने पॉलिटी के अंतर्गत भाग 3 मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य विस्तार से चर्चा किया था। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की विस्तृत चर्चा करते हुए पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) की। इसमें कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) में कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अपनी बातों को रखने के लिए प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत के नागरिकों को अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जो कि अनुच्छेद 19(1) में है। फिर बात करते हैं 19(1) ये क्या है। फिर उसके बाद एक बात उठा नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में 2004 में कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अलावा भी भारत के नागरिक राष्ट्रध्वज को फहरा सकते हैं या उसे लगा सकते हैं, किंतु राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। कौन सा केस है? नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन के अलावा झंडा फहरा सकते हैं, परंतु अपमान नहीं कर सकते। ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद 2004 में फैसला आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है क्या? अगर राष्ट्रगान हो रहा है, क्या चुप रहने का भी अधिकार है राष्ट्रगान में? तो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है चुप रहने का अधिकार इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया कि राष्ट्रगान के दौरान आप मतलब स्टेट तो खड़े रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का अपमान, किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं करेंगे, आप चुप रह सकते हैं। चुप रहने का अधिकार आपको दिया जाता है। तो इसमें इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रगान के दौरान यदि कोई व्यक्ति चुप है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है, अर्थात राष्ट्रगान को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान में चुप रहने का अधिकार दिया है। यह अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में केस आता है कि विदेश यात्रा का अधिकार को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इनका याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान किया गया है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में। आशा करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। और इसी में ही कहा गया कोई भी अगर चुनाव लड़ता है, कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव में खड़ा होता है, तो जो हमारे मतदाता हैं वह उनके शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनके संपत्ति को जानने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चुनावी उम्मीदवार के शैक्षिक पृष्ठभूमि, संपत्ति संबंधी विवरण को मतदाता जानने का अधिकार रखता है। यह 19(1) के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं 19(1) में 19(1) क्या कहता है? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। 19(1) में कहा गया है कि सभा व सम्मेलन बुलाने का अधिकार होगा।
सभा व सम्मेलन बुलाने का अधिकार जो कि निरायुध होगा। बिना किसी हथियार के, बिना किसी प्रकार के वायलेंस किए आप सभा व सम्मेलन बुलाने का अधिकार रखते हैं। परंतु सिख इसमें कृपाण रख सकता है। सिख धर्म को कृपाण रखने की छूट मिली है, क्योंकि जो सिख धर्म है वो उनके धर्म का एक पार्ट है। 5 के वो रख सकते हैं, जिसमें 5 चीजें आती हैं, कृपाण, कच्छा, कंघा, केस, ये सब चीजें रख सकते हैं पंजाबी जो सिख धर्म के लोग। फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 19 वन गा में। इसमें बात कहा गया है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें बताया गया सैनिक और वैश्या को अपवाद है। ऐसा क्यों सैनिक और वैश्या अपवाद है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है? क्योंकि अगर सैनिक संघ या संगठन बनाने लगेगा तो जो उनके सैन्य क्षेत्र में अनुशासन है वो भंग होने लगेगा, जिसमें आपस में बातचीत हुआ, किसी प्रकार का कोई भय ना होना, आपस में गुपचुप करना, जब वो गुपचुप कर रहे हैं पता चले कि सीमा पार से किसी प्रकार का अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाए, इसलिए उनको संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है सैनिक को। और वैश्या को समाज में अराजकता ना फैल जाए, किसी प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए वैश्या को संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद 19 वन घा की बात करते हैं, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता रखता है, परंतु उसमें अपवाद है। अपवाद यही है कि किसी भी जनजाति क्षेत्र में बिना परमिशन के आप घूम नहीं सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी सैनिक बॉर्डर पर बिना किसी अनुमति के नहीं घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करता है 19 वन अंगा निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता है। आपको भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में आपको रहने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जो कि 19 वन अंगा में आता है। और यह आत्यंतिक नहीं है, जिसमें अपवाद है, आप लोग जनजाति क्षेत्र में नहीं रह सकते, नहीं तो आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग जनजाति क्षेत्र में जाकर रहने लगेंगे और उनकी जमीनों को हड़पेंगे, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। फिर अंगा के बाद आता 19 वन चा में, इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 19 वन छा में आते हैं तो हमको मिलता है व्यापार वाणिज्य का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इतनी बातें बहुत ही विस्तार से प्राप्त होती हैं। फिर अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जिसमें दोष सिद्धि से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, इसमें 21 कहता है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए। फिर सेकंड पार्ट में इसमें बात करता है किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतना ही सजा दिया जाएगा जितना कि सजा के प्रावधान अपराध करने के दौरान निर्धारित था। सजा का प्रावधान अपराध के दौरान वाला ही मान्य होगा। यदि बाद में उसी प्रकार के अपराध के लिए सजा में अगर कमी कर दी जाए तो वह लागू हो सकता है, किंतु सजा में वृद्धि कर दिया जाए तो लागू नहीं होगा। सजा के पश्चात सजा में कमी मान्य होगा, जबकि सजा में वृद्धि
अमान्य रहेगा। ये तीन बातें अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर अनुच्छेद 20(2) में देखते हैं क्या कहता है। ये अनुच्छेद 20(1) था। अनुच्छेद 20(2) में क्या कहता है? इसमें कहता है दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। दोहरे दंड से संरक्षण कैसे? एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। मृत्यु दंड के मामले में यह प्रावधान लागू होता है, किंतु यह प्रावधान विभागीय या प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं होता है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिए जा सकते। अब अनुच्छेद 20(3) कहता है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। इसे कहते हैं आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत क्या कहता है? किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी नागरिक को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इतनी बातें आप लोगों को अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ध्यान देनी होगी। फिर इसमें दो वाद आ जाते हैं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही दो वाद आ जाते हैं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये क्या निर्णय था? ये निर्णय था कि किसी अपराधी के अपराध को जानने के लिए नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी एवं ब्रेन प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। किसी नागरिक के अपराध की जांच के लिए नारकोटिक्स, किसी प्रकार की पॉलीग्राफी विधि का प्रयोग वर्जित है। फिर दूसरा आता है मिस्टर एक्स बनाम मिस्टर मिसेस जेड वाद 2002। मिस्टर एक्स बनाम मिसेस जेड वाद 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि डीएनए टेस्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के अपराध या पैतृकता या उत्तराधिकार की जांच की जा सकता है। डीएनए जांच के दौरान किसी व्यक्ति की पैतृकता एवं उत्तराधिकार की जांच की जा सकती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी अपराध के लिए उसकी जो अपराध की जांच है वो नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराते हैं। दूसरा मिस्टर एक्स और मिसेस जेड 2002 की बात है। इसमें डीएनए जांच में हम पैतृकता और उत्तराधिकार के बारे में जांच कर सकते हैं। ये हमारी संपूर्ण चर्चा हुई अनुच्छेद 20 की। अब अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अनुच्छेद हो जाता है। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें कहा गया गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। फिर हम इसी के अंतर्गत देखते हैं कि राज्य जो है विधि की प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है। जो राज्य जो है वो विधि की प्रक्रिया, अगर कानून या न्यायालय किसी को मृत्युदंड दे देता है तो वो विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो विधि की प्रक्रिया के अलावा राज्य किसी भी व्यक्ति को के जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है। फिर हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें आता है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक प्रश्न उठा कि क्या जीवित रहने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने की भी शामिल है? क्या जीवन जीने के अधिकार में जीवन समाप्त करने का भी अधिकार है? क्या
जीवन जीने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। तो इसमें वाद आता है श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। महाराष्ट्र राज्यवाद 1987 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि जीवित रहने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। जीवन को समाप्त करने का अधिकार शामिल है। अगर यही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आया श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में, तो बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं बढ़ गईं इस निर्णय के बाद। फिर दूसरा वाद आता है पी रतिनाम बनाम भारत संघवाद। भारत संघवाद 1994। इसी के 7 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्णय दिया और अपना निर्णय कर दिया, पूर्व के निर्णय को बहाल करते हुए निर्णय दिया कि जीवित रहने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। इसमें भी पूर्व के निर्णय को दोहराया कि जीवन जीने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। पी रतिनाम बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय निकल कर आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाद में, इसी वाद में आईपीसी की धारा 309 प्रभावहीन हो गई। आईपीसी की जो धारा है 309 प्रभावहीन हो गई और आत्महत्या के केस बढ़ने लगे बड़े पैमाने पर। फिर नेक्स्ट बात आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996। इसे में लिखते हैं ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अपने पूर्व के जो निर्णय दिए थे इन्होंने कि जीवन जीने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है, अब इस निर्णय को बदलते हुए इन्होंने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। तो आईपीसी की जो धारा प्रभावहीन हो गई थी वो 309 और फिर से प्रभाव में आ गई। तो इसमें कहा गया जीवन जीने के अधिकार में जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और ये तीनों जो वाद हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कई केस आ जाते हैं इसमें। फिर इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक संविधान संशोधन किया गया जिसे कहा जाता है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 21 से जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार है। यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है अनुच्छेद 21A। और इसका जो वाद था वो मोनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 था। इसी के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही भाग 4A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो माता पिता को दी गई है। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 22 की गिरफ्तारी में संरक्षण निवारक निरोध। गिरफ्तारी से संरक्षण निवारक निरोध। इसमें पहला पॉइंट कहता है अगर किसी व्यक्ति या नागरिक की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी के कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर
उसे न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे एक वकील रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें 3 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताइए, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश कीजिए, तीसरा वकील रखने का अधिकार दिया गया है। यह 3 पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करता है निवारक निरोध के अंतर्गत कानून बनाए गए हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत कानून कौन कौन सा है? पहला, निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया है 1951-69। फिर दूसरा कहता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली अधिनियम, इसे कहा जाता है मीसा, या 1971 से 78 ईस्वी। फिर तीसरा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, या 1984 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है पोटा कानून, टाडा कानून। पांचवा आता है पोटा कानून 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी में यह बनाया गया था, टाडा। फिर पोटा कानून। फिर गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, जिसे कहा जाता है यूएपीए एक्ट सन 2004। फिर निवारक निरोध के अंतर्गत कितने कानून बनाए गए? निवारक निरोध अधिनियम, मीसा, रासुका, टाडा, पोटा और यूएपीए एक्ट 2004। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की।